जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, पूरे यूट्यूब पर पहली एक ऐसी क्लास रहेगी जिसमें राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस जो बीए चतुर्थ सेमेस्टर के लिए आपका एमसीक्यू ओएमआर पेपर होने वाला है, संपूर्ण सब्जेक्ट को मात्र एक वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। इसके बाद आपको कोई दूसरी क्लास, दूसरी वीडियो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। महा मैराथन ये क्लास रहेगी। इस वीडियो में हम एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ साथ संपूर्ण डिटेल्स को जानेंगे और बिल्कुल जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, केवल उन्हीं प्रश्नों का संग्रह इस वीडियो में आपको मिलेगा। वही पुराने जोश और जुनून के साथ चीज़ों को हम कंप्लीट करेंगे। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे इस वीडियो को अंत तक देखना आपका बेहद ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो वीडियो को बीच में ही छोड़ करके चले जाएंगे। आप ये गलती कतई ना करें। हम बात करें अगर इस क्लास की, तो ये महामैराथन क्लास रहेगी। एमसीक्यू क्वेश्चंस तो रहेंगे ही, पूरा डिटेल्स हम बिल्कुल धुआं करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बताएं, बीए फोर्थ सेमेस्टर जो आपकी पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान है, उसकी बुक का नाम क्या है? तो बुक का नाम है पाश्चात्य राजनीति चिंतन। ठीक है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो बिल्कुल सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में लिखते हुए चलना। ठीक, थोड़ी सी फास्ट वीडियो रहेगी क्योंकि टाइम कम है, बहुत सारी चीज़ें हमें करानी है। और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं क्या सर ये वीडियो सफिशिएंट है एग्जाम के लिए? बिल्कुल हाँ, सफिशिएंट है। बहुत सारी चीज़ें हम इसमें करा देंगे। ठीक है, तो फेल होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। बहुत अच्छे आप मार्क्स गेन कर जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, पुनर्जागरण शब्द का जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ, वो क्या होता है? तो क्या फिर से जागरण या फिर पुनर्जन्म होता है, वैज्ञानिक प्रगति होती है, या फिर बात करें साहित्यिक प्रगति होती है, या शैक्षणिक प्रगति होती है? तो अगर राइट आंसर देखें तो पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागरण या फिर पुनर्जन्म। जैसा आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पे पुनर्जागरण जो लिखा है कि पुनर्जागरण अर्थात पुनः जागरण, फिर से जग जाना। ठीक है, अब क्वेश्चन एक बनेगा यहाँ से एग्जाम में आपके कि भाई साहब बता दो पुनर्जागरण का जो कारण है वो क्या था? तो आप कहेंगे सर सामंतवाद का पतन जो है पुनर्जागरण का कारण था। बहुत बढ़िया। चलो, अब एक क्वेश्चन यहां से भी आपके एग्जाम में बनेगा कि भाई बताओ पुनर्जागरण काल की जो पहली झलक है वो कहां देखी गई? तो आप कहेंगे सर इटली में देखी गई। और कब देखी गई? तो आप कहेंगे सर 1300 ईस्वी में जो है पुनर्जागरण की पहली झलक देखी गई, इटली में देखी गई, है ना। और क्या कारण था? तो आप कहेंगे कि सामंतवाद का जो पतन है ये पुनर्जागरण का कारण बना था। ठीक है, और पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है? फिर से जागरण या फिर जग जाना। ठीक है, चलो अब हम बात बताएं अगर आपको पुनर्जागरण काल के एक महान नाटककार के बारे में। केवल इन्हें हम नाटककार ही नहीं कहेंगे, नाटककार के साथ साथ इन्हें हम क्या कहेंगे? बहुत अच्छी इनने पोएम्स भी लिखी हैं। ठीक है, बहुत अच्छे इनने क्या लिखे हैं, गद्य पद्य सारी चीज़ें इनने लिखी हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो उनका नाम है भाई विलियम शेक्सपियर, और ये पुनर्जागरण काल के हैं, इंग्लैंड के निवासी हैं। इतना आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ लें कि बताओ पुनर्जागरण काल की वैज्ञानिक पद्धति में किन किन का योगदान रहा, तो आप इनका नाम याद रखेंगे, कॉपरनिकस, केपलर, हार्वे, डॉन क्रूजो और गैलीलियो हैं, और विलियम शेक्सपियर। इन सब लोगों ने जो है पुनर्जागरण काल में वैज्ञानिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, तो इनको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, अब जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर रहेगा, इनको आप समझते हुए चलेंगे। मैकियावेली जो है वो कौन था? ठीक, तो मैकियावेली क्या था? तो ये यथार्थवादी दार्शनिक था। क्या था? यथार्थवादी फिलोसफर था, दार्शनिक था। अब इसका जन्म अगर आपसे पूछ लें तो आप बता देना उन्हें कि इसका जन्म जो है 1469 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो फ्लोरेंस में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? तो आप कहेंगे सर 1527 ईस्वी में हुई थी। इसने एक बुक लिखी जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप भुला नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट जो है इस बुक का नाम हो जाएगा, याद रखेंगे, द प्रिंस, है ना। अब अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि बताओ द प्रिंस जो बुक है वो किसने लिखी, तो आप कहेंगे सर मैकियावेली ने लिखी। मैकियावेली कौन था? तो आप कहेंगे सर यथार्थवादी, एक दार्शनिक था, घूमना फिरना उसका काम था। ठीक है, और जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्लोरेंस में हुआ था, 1469 में हुआ था, 1527 में भगवान को प्यारे हो गए थे ये। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तीसरे नंबर का उसकी। तो मैकियावेली अपने युग का शिशु था। ये एक मत किसका है? तो ये मत जो है वो डेनिंग साहब का है ना। किनका है भाई? डेनिंग साहब का है। ये आपके एग्जाम में आ जाए तो बता देना, क्योंकि सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और आपकी परीक्षा को देख करके इस वीडियो को हमने खासकर डिजाइन किया है, तो बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं किसी क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, डैश क्रोसेस पुस्तक में मैकियावेली ने किसका समर्थन किया है? तो बिल्कुल डैश कोर्सेज जो पुस्तक है ये मैकियावेली की है, इतना भी याद रखेंगे। द प्रिंस भी मैकियावेली की है, और डिस्कोर्सेज जो है ये भी मैकियावेली की है। इसमें इनने क्या किया? लोकतंत्र का जो है समर्थन किया है। आप इस बात को याद रखेंगे। अब 2 से 3 क्वेश्चन मैकियावेली से हम समझ लेते हैं क्योंकि बनने के चांस हैं।
आधुनिक युग का प्रथम विचारक किसे कहते हैं? देखो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सटीक क्वेश्चन इसको हम कह सकते हैं। पूरी यूट्यूब पर जब दमदार कंटेंट देने की जो बात मैं कहता हूँ या फिर दावा जो किया जाता है, तो बिल्कुल इसी को लेकर के अगर सारी चीज़ों को देखें तो बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट आपके सामने रखना ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है। तो बात करेंगे आधुनिक युग का प्रथम विचारक, तो मैकियावेली हो जाएगा साहब, मैकियावेली हो जाएगा। प्रथम आधुनिक दार्शनिक की अगर बात करें तो ये भी मैकियावेली हो जाएगा। इटली का चाणक्य अगर देखें तो ये भी मैकियावेली हो जाएगा। तो तीनों जो क्वेश्चन हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, अपने माइंड में सेट कर लो, कुछ भी कर लो, पर एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए मेरे भाई। आधुनिक युग का प्रथम विचारक कौन है? तो भाई मैकियावेली है। प्रथम आधुनिक दार्शनिक तो वो भी मैकियावेली है, और इटली का चाणक्य अगर देखें तो वो भी मैकियावेली हो जाएगा। दोस्त इसको याद रखेंगे। 5 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा। राजा में शेर का साहस और लोमड़ी की चालाकी होनी चाहिए, ये मत जो है वो किसका है? अभी हमने आपको एक मत बताया था कि मैकियावेली जो है अपने समय का शिशु था। ये मत किसका था, ये कथन किसका था? तो आप कहेंगे सर डनिंग साहब का था। अभी मैंने आपको बताया था। इस बात को भी याद रखेंगे कि राजा में 5 नंबर के प्रश्न की बात कर रहा हूँ, राजा में शेर का साहस और लोमड़ी की चालाकी होनी चाहिए, ये कथन किसका है? तो आप कहेंगे सर मैकियावेली का कथन है। 6 नंबर का प्रश्न, किस विचारक ने दोहरी नैतिकता का जो है वो प्रतिपादन किया है? तो दोहरी नैतिकता के लिए भी मैकियावेली ही जाने जाते हैं। इसको भी आप अपनी कॉपी में ईमानदारी से लिख लो, ठीक है। चलो 7 नंबर का प्रश्न, किसने कहा कि कानून प्रभु सत्ता का आदेश है? किसने कहा कि कानून जो है वो प्रभु सत्ता का आदेश है? तो ऑस्टिन साहब का ये कथन है। अब ऑस्टिन की बात आ गई है तो हम 3 से 4 क्वेश्चन इस वीडियो में ऑस्टिन से भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो, कानून संप्रभु का आदेश है, ये किसका कथन है? तो आप कहेंगे सर लॉस्की का कथन है। किसका कथन है? लॉस्की का कथन है। लोकप्रिय प्रभु सत्ता के सिद्धांत का प्रचार किसने किया? तो आप कहेंगे सर रूसो ने किया। हम सब समझेंगे, टेंशन ना लो। रूसो, प्लेटो, है ना, सुकरात, सबके बारे में जानेंगे, ये किन किन के गुरु थे, क्या क्या इनने किया, सबको समझेंगे, ठीक है। तो अंत तक वीडियो जरूर देखते रहें, सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, है ना, आप याद रखेंगे इस बात को। एक ऑस्टिन साहब की एक बड़ी फेमस बुक है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, आप प्ली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन बुक। आप प्ली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन बुक, ये किताब किसकी है? तो आप कहेंगे सर ऑस्टिन साहब की है। और कानून प्रभु सत्ता का आदेश है, ये बात किसने कही? तो आप कहेंगे सर ये ऑस्टिन ने कही है, ठीक है। ऑस्टिन के कानून को 5 भागों में बांटा गया। क्वेश्चन देखो एग्जाम में यहाँ से भी आ सकता है कि बताओ भाई ऑस्टिन के कानून को कितने भागों में बांटा गया? तो आप कहेंगे सर 5 भागों में जो है ऑस्टिन के कानून को बांटा गया, ठीक है। बहुत बढ़िया। देखो, दूरबीन की अगर हम बात करें तो दूरबीन का जो आविष्कार है वो गैलीलियो साहब ने किया था। आप सबको पता होगा गैलीलियो का जन्म कब हुआ, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है तो बता देना भाई, 1564 ईस्वी को हुआ, ठीक है। मीग लड़े सर्वेटीज जो है किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो आप कहेंगे डॉन क्रूजो साहब की है। किनकी है? डॉन क्रूजो साहब की है। और डॉन क्रूजो के बारे में मैंने आपको बताया था कि इनने पुनर्जागरण पद्धति में, पुनर्जागरण की जो वैज्ञानिक पद्धति है उसमें इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। बहुत बढ़िया। चलो अब बात करेंगे नेक्स्ट जो बात है आपकी, सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, है ना, अगर अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, है ना, तो बिल्कुल लाइक कर दो, है ना, मेरा भी मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ जाए, चीज़ें और भी मैं करवा पाऊँ आपके लिए। 8 नंबर का प्रश्न, ऑन द स्टडी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये इसके लेखक कौन है? तो आप कहेंगे सर इसके लेखक भी हैं ऑस्टिन साहब। कौन है भाई? ऑस्टिन साहब जो इसके लेखक हो जाएंगे। इनके 2 कथन हैं, आपको याद रखने हैं। इनके 2 कथन हैं, सीधे सीधे कथन आपके एग्जाम में आएंगे और पूछ लेंगे कि बताओ ये किसका कथन है, डॉन क्रूजो का है या फिर डेनिंग साहब का है, ऑस्टिन का है, मैकियावेली का है, किन का कथन है? तो आपको बताना पड़ेगा। देखो कथन कौन सा है। पहला, दैवीय कानून ईश्वर द्वारा अपनी मानव सृष्टि के लिए निर्धारित कानून है। ये दैवीय कानून के बारे में बताते हैं कि जो ईश्वर द्वारा अपनी मानव सृष्टि के लिए निर्धारित कानून है उसको दैवीय कानून कहते हैं। ये ऑस्टिन साहब का कथन हो जाएगा मेरे भाई, आप याद रखेंगे। देखो ऐसे याद रख लो, ऑस्टिन साहब ने दैवीय कानून से संबंधित चीज़ें बताई, ठीक है। अगर आ गया एग्जाम में तो आप रख लेंगे याद कि दैवीय कानून ईश्वर द्वारा अपनी मानव सृष्टि के लिए निर्धारित कानून हो जाएगा। दूसरा है, कानून सुनिश्चित सर्वोच्च शक्ति की इच्छा की अभिव्यक्ति है। अब देखो देवी है तो वो सर्वोच्च शक्ति है, तो आप ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो इन दोनों कथन को आप याद रख सकते हैं बहुत अच्छे और एक बेहतरीन तरीके से, कैसे भी याद रखो, पर एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कानून की अवज्ञा करने वाले को दंड दिए जाने वाली बात किसने कही? तो ये बात भी ऑस्टिन साहब ने कही थी कि भाई कानून की अगर कोई अवज्ञा करता है तो उसको दंड मिलना चाहिए। ये विद्वान है आपके ऑस्टिन साहब, ठीक है। चलो
10 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा, साम्यवादी घोषणा पत्र की रचना किसके द्वारा करी गई? तो भाई कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है साम्यवादी घोषणा पत्र की रचना करी गई थी। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट जो चीज़ें हैं या फिर फैक्ट हैं कार्ल मार्क्स से संबंधित, वो हम समझते हैं। प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी, उन्हें हम कार्ल मार्क्स को कहते हैं। किसे कहते हैं भाई? कार्ल मार्क्स को कहते हैं। जन्म 1818 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, और जर्मनी के ट्राय नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी के ट्राय नगर में। ये बात याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये बात। प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी कार्ल मार्क्स। बुक कौन है इनकी? तो पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी है। ये बुक बड़ी फेमस है इनकी, याद रख लेना, आ सकता है एग्जाम में। बुक क्या है? पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी है, ठीक है। और नारा क्या है? विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। क्या था कार्ल मार्क्स का नारा? विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, है ना। सब्सक्राइब जरूर कर लें अपने परिवार बीएससी एमएस शिवम को। राष्ट्र हित में, देश हित में फ्री शिक्षा देता है आपका अपना परिवार बीएससी एमएस शिवम, है ना, जो हर तबके के गरीब से गरीब भाई बहनों के लिए पूरी यूट्यूब पर, है ना, ताल ठोक के जो कहता हूँ कि दमदार कंटेंट लेने का जो मैं दावा आपसे करता हूँ, वही कंटेंट मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ। जो लोग पेड कोर्सेज में अपनी कोचिंगों में बेचते हैं या फिर बात करें अगर तो पेड कोर्सेज में देते हैं, है ना, अगर आपको उतना, अगर लोग कहते हैं ना कि मैं बिल्कुल करवाना चाहता हूँ, तो मेरा कभी कोई एप्लीकेशन नहीं आएगा बात, है ना। इस बात की मैं आपसे गारंटी देता हूँ, इस बात की मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। ना ही कोई वीडियो प्राइवेट होगी। सारी वीडियोस जो हैं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री मिलेंगी आपको, और हमेशा मिलेंगी, अंतिम सांस तक मिलेगी, जब तक सांस है दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल अपने परिवार से आप जुड़ सकते हैं। आपके हर सेमेस्टर में, चाहे आपका कोई भी सेमेस्टर हो, हर सेमेस्टर में मदद के लिए हमेशा आगे रहा है आपका परिवार बीएससी एमएस शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। तो जरूर जुड़ जाएं, सदस्य बन जाएं इसके, ठीक है। बात करेंगे 11 नंबर के प्रश्न की। द ह्यूमन कंडीशन के लेखक हैं, तो ह्यूमन कंडीशन के जो लेखक हैं वो है हन्ना अरेंट। कौन है भाई? हन्ना अरेंट साहब। इनकी, अब सुनो, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में हम बात करते हैं। आपके एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ भाई ये किताब किसकी है, ये किताब किसकी है। तो देखो, द वॉइस ऑफ लिबरल लर्निंग, ये जो बुक है वो है ऑक्सीट की। किसकी है? ऑक्सीट की जो है ये बुक हो जाएगी, आप इसको याद रखेंगे। देखो, ओके सॉट या ओके सीट, दो नाम इनके ऐसे ही आ जाते हैं, याद रखेंगे। ऑन हिस्ट्री, तो ये भी ओके सॉट का हो जाएगा। ओके सॉट के जो विषय हैं वो कौन है? राजनीति विज्ञान, दर्शन, इतिहास और शिक्षा दर्शन, ठीक है। तो ये 3 विषय जो हैं वो किनके हो जाएंगे? ओके सॉट साहब के हो जाएंगे। द वॉइस ऑफ लिबरल, ये किसकी है? तो आप कहेंगे सर ओके सॉट की है। ऑन हिस्ट्री, ये भी ओके सॉट की हो जाएगी। ओके सॉट के विषय 3 हैं। अब देखो, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है आपके एग्जाम में कि बताओ इनमें से कौन ओके सॉट साहब का विषय नहीं है। आपसे दे दिया, गणित दे दिया और बाकी ये 3 दे दिए, तो आप कहेंगे सर कौन है? अगर आपको पता होगा कि ये 3 तो है ही, गणित नहीं है, तो लगा देंगे आपकी गणित नहीं है इनमें से, ठीक है। चलो अब एक और बुक का हम नाम अगर आपको बताएं, तो देखो, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये जॉन रॉल्स की है। किनकी है भाई? जॉन रॉल्स की हो जाएगी। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। उपयोगितावाद, ये देखो, ये बुक किसने लिखी? तो स्टुअर्ट मिल साहब ने लिखी थी उपयोगितावाद। वेरी इंपॉर्टेंट है बुक, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, याद रख लेना, आएगी आपके एग्जाम में। लेवोथियन, है ना, लिवियाथन जो है डी सिवे की जो बुक है, डी कॉर पोलिटिको, है ना, पता नहीं कैसे कैसे नाम रख देते हैं। ये दोनों जो बुक हैं वो हॉब्स साहब की हैं, याद रख लेना, ठीक है। चलिए, पर इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हमें लिखना पड़ा यहाँ पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर रहेगा, मैं और भय दोनों जुड़वा पैदा हुए हैं, ये जो कथन है वो किसका है? तो आप कहेंगे सर हॉब्स का है, ठीक है। किसका है? हॉब्स का है ये कथन। मैं और भय दोनों ही जुड़वा पैदा हुए हैं, है ना, याद रख लेना। कैसे भी याद रखो, पर ये भूलना आपका नहीं चाहिए। देखो, एक और 2 कथन और हम बताते हैं आपको, बस 2 कथन और समझ लो अच्छे से। इंग्लैंड के राजनीतिक चिंतन के इतिहास में बर्क से अधिक महान विचारक कोई दिखाई नहीं पड़ता है, तो ये लॉस्की साहब का ये कथन है। एक और देखो, रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का जो ग्रंथ नहीं बनना वरन शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, ये रूसो साहब का है, इसको याद रख लेंगे, ठीक है। दोस्तों तक शेयर जरूर करना वीडियो को, है ना, वो भी, उनकी भी हेल्प हो जाए, वो भी बेचारे परेशान हो रहे होंगे। 13 नंबर का प्रश्न, उपयोगितावाद। अभी देखो, मैंने आपको बताया था उपयोगितावाद जो है किसकी बुक है, बताओ जल्दी से, है ना। उपयोगितावाद जो है वो किसकी बुक है? स्टुअर्ट मिल साहब की है, अभी मैंने आपको बताया था, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि। चलो 13 नंबर का प्रश्न, उपयोगितावाद का प्रमुख प्रवर्तक कौन माना जाता है? तो आप कहेंगे सर जर्मी बेंथम साहब माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? जर्मी बेंथम साहब माने जाते हैं। उपयोगितावाद शब्द
सर्वप्रथम किसने यूज किया, तो वो कहेंगे सर स्टुअर्ट मिल साहब ने सबसे पहले यूज किया। उपयोगितावाद पुस्तक के लेखक कौन है, तो स्टुअर्ट मिल है। और प्रवर्तक कौन माना जाता है, तो आप कहेंगे सर जेरेमी बेंथम माने जाते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा क्योंकि घुमा सकता है आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को। जेरेमी बेंथम की रचना जो है वो फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट है, फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, चलिए 14 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा। मेरा स्थान कर्तव्य यही न्याय है, मेरा स्थान और कर्तव्य यही न्याय है, ये जो है कथन वो कैटलन साहब का हो जाएगा। याद रखेंगे। राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, चलो यहाँ से देखो, राजनीति विज्ञान का जो जनक है वो किसे मानते हैं, तो आप कहेंगे सर अरस्तु को मानते हैं। प्लेटो जो है वो अरस्तु के गुरु हो जाएंगे और पॉलिटिक्स ग्रंथ है ये अरस्तु के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट बात करेंगे 16 नंबर के प्रश्न की, जो आपके स्क्रीन पर रहेगा। सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुकाना ही न्याय है, सिफारिश के द्वारा कहा गया। 17 नंबर इमानुएल कांट का जन्म कब हुआ, तो 1724 ईस्वी में दोस्तों इमानुएल कांट का जन्म हुआ। समीक्षावाद किसने प्रस्तुत किया, तो इमानुएल कांट ने किया। बुक शुद्ध बुद्धि की मीमांसा कांट, व्यवसायिक बुद्धि की मीमांसा, ये सब कांट के द्वारा किताबें लिखी गई, याद रखेंगे इस बात को। ठीक है दोस्तों, बात करें अगर एक प्रसिद्ध ग्रंथ जो है अरस्तु साहब का, वो कौन सा है, तो आप कहेंगे सर पॉलिटिक्स है। राजनीति शास्त्र जो है अरस्तु साहब का प्रसिद्ध ग्रंथ है। देखो एक सिंपल सी बात हम आपको बताएं, एक सिंपल कथन है, आप याद रखना। एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा असंतुष्ट मानव होना श्रेष्ठ है। क्या मतलब हुआ, देखो एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मानव होना श्रेष्ठ है। ये जो कथन है वो जॉन स्टुअर्ट मिल साहब का है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, एक कथन और बताएं हम आपको। सुख दुख में मात्रा का नहीं वरन गुण का भी अंतर होता है, ये जो मत है वो मिल का है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलो तो हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। एक और अगर आप चाहो तो आप ऐसे ही लिख लेना, व्यक्ति अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक होता है, ये जो कथन है वो भी मिल साहब का है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए अब देखो तीन जो महान दार्शनिक हैं उनके बारे में हम आपसे बात कर लेते हैं। अरस्तु, प्लेटो और सुकरात। कौन कौन से भाई, अरस्तु, प्लेटो और सुकरात। अब अरस्तु के जो गुरु हैं वो कौन है, तो आप कहेंगे सर प्लेटो साहब जो हैं वो अरस्तु के गुरु हैं। अब आपसे कहेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि भाई बताओ प्लेटो का गुरु कौन है, तो आप कहेंगे सर सुकरात हो जाएंगे। अरस्तु का जो शिष्य है वो कौन है, तो आप कहेंगे सर सम्राट सिकंदर हो जाएगा। इस बात को आप याद रखेंगे, इन सब क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में लिख लेना आप। चलिए प्लेटो के सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर प्लेटो का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है वो रिपब्लिक है। अरस्तु को जो है राजनीति शास्त्र का जनक माना जाता है और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भी कौन है, पॉलिटिक्स है। ठीक है, और अगर बात करें प्लेटो का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ, तो आप कहेंगे सर रिपब्लिक हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा भाई, रिपब्लिक हो जाएगा। अब जरा प्लेटो के बारे में जान लो। देखो प्लेटो का जो वास्तविक नाम है वो है एरिस्टोक्लीस। क्या नाम है, एरिस्टोक्लीस। प्लेटो का वास्तविक नाम है, कई लोगों को पता नहीं होगा, अभी प्लेटो ही जानते होंगे। ठीक है, तो ये जो महान दार्शनिक है इसमें एरिस्टोक्लीस जो है प्लेटो का वास्तविक नाम है। जन्म कहाँ हुआ था, तो 428 ईसा पूर्व एथेंस में इसका जन्म हुआ था। रिपब्लिक जो है इसकी पुस्तक का नाम है, और एक दूसरी इसकी जो बुक है वो है भाई सोशल टेक्स्ट, सामाजिक ग्रंथ, प्लानिंग जस्टिस। ठीक है, ये सारी तीनों जो बुक हैं वो किनकी हो जाएंगी, तो आप कहेंगे सर ये प्लेटो की हो जाएंगी। रिपब्लिक पुस्तक भी प्लेटो द्वारा ही लिखी गई है। पसंद आ रहा हो, अभी तक लाइक ना किया हो तो आप कर सकते हैं। बात करेंगे तीसरे नंबर का जो प्रश्न है, तीसरे नंबर से ना जाओ आप। ठीक है, आप नंबर पे ना जाना आप, और बस पढ़ते चलो आप। तो या तो हम प्लेटो के अनुयायी हो सकते हैं या अरस्तु के अनुयायी हो सकते हैं। ये जो कथन है वो मैक्सी का है। किसका है भाई, मैक्सी का कथन हो जाएगा। चलिए, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, ये अरस्तु साहब ने कहा है। देखो अरस्तु, प्लेटो है ना, और सुकरात, और ये मैकियावेली, और एक और मैंने आपको बताया था स्टुअर्ट मिल। इन लोगों के हम कथन को नहीं छोड़ सकते। हाँ, एक और ऑस्टिन। ठीक है, तो इन लोगों के जो कथन हैं इनको हम नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो कथन है वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अरस्तु के अनुसार यूनानियों को क्या नहीं बनाया जा सकता, तो आप कहेंगे सर यूनानियों को अरस्तु के अनुसार दास नहीं बनाया जा सकता है। और अरस्तु का एक कथन है मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। बहुत बढ़िया। अरस्तु का जन्म कब हुआ आप बताएंगे, तो भाई अरस्तु का जो जन्म है वो हुआ था 1384 ईसा पूर्व। पहला जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब अरस्तु का आ गया है तो अरस्तु के बारे में हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। कहाँ हुआ था, तो स्टेगिस मकदुनिया में हुआ था। कहाँ हुआ था, स्टेगिस मकदुनिया में हुआ था। और अरस्तु को बुद्धिमानों का गुरु माना जाता है, ये दांते ने कहा था।
ठीक है। प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है? तो आप कहेंगे सर अरस्तू हो जाएंगे। लाइसिमा विद्यापीठ की स्थापना किसने करी? तो अरस्तू ने करी। चरम एकता का अर्थ विनाश किसने किया? तो ये सब जो है ये किसने माना? तो आप अरस्तू ने माना। ये सब क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आप अपनी कॉपी में लिख लें। बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से समझ करके, है ना, हम पूरा कंटेंट आपके लिए लेकर के आते हैं। तो चीज़ों को बहुत अच्छे से हमने समझा, पूरी सटीक रणनीति के साथ जो है इस कंटेंट को आपके लिए हमने बनाया है कि मैं बेहतर से बेहतर आपके लिए उपलब्ध करवा पाऊँ। दोस्तों बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर रहेगा, राजनीति चिंतन का प्राचीन युग का जो काल है, क्रम है, वो क्या मानते हैं? तो 1300 ईसा पूर्व तक जो है इसका काल माना जाता है। अब देखो यहाँ से हम एक क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ेंगे। प्रकृतिवादी चिंतक हैं तो पाइथागोरस, थॉलेस और हीराक्लिस, है ना, ये तीनों के तीनों जो हैं वो क्या है? तो प्रकृतिवादी चिंतक हो जाएंगे। अब कौन नहीं है अगर आपसे पूछ ले तो ये प्रकृतिवादी नहीं है, सुकरात। ठीक है, ये प्रकृतिवादी चिंतक नहीं है। जन्म 470 ईसा पूर्व हुआ था। जब ईसा पूर्व की आ जाए दोस्तों बात तो BC लिखा होता है, वहां पे क्या लिखा होता है? BC लिखा होता है। स्टोइक दर्शन के जन्मदाता कौन है? तो आप कहेंगे सर जीनो हो जाएंगे, स्टोइक दर्शन के जन्मदाता। बात करेंगे नेक्स्ट, द नेचर ऑफ थिंग्स के जो लेखक है वो लाइसियस हो जाएंगे। आप याद रखेंगे सिनिक्स जो है किसका शिष्य था? तो क्रेटिस का जो है सिनिक शिष्य था। नेक्स्ट 9 नंबर पे ना जाओ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ऑन द लॉ, ये के लेखक कौन है? तो क्रिप्सस जो है इसके लेखक हो जाएंगे ऑन द लॉ के, ये बुक का नाम है इनकी। नेक्स्ट रहेगा शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है, ये थ्रोसीमेकस का जो है वो कथन है। न्याय भय का शिशु है, ये ग्लाउकन का कथन है। तो इन सब कथन को अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से लिखते जरूर चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नंबर पर ना जाओ, ठीक। निम्न में कौन सी रचना सिसरो की है? ठीक है, तो डी रिपब्लिका जो है वो सिसरो की रचना है, आप याद रखेंगे। ठीक है, चलो अब रिपब्लिक रचना किसकी है? डी रिपब्लिका तो सिसरो की हो गई, और रिपब्लिक रचना किसकी है ये बात आपको बतानी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संत ऑगस्टाइन का जो जन्म है वो कब हुआ था? तो 354 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 430 में हुई थी। अब थोड़ा सा संत ऑगस्टाइन के बारे में हम जान लेते हैं, ने क्या क्या किया। तो आत्मकथा के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे संत ऑगस्टाइन जो है आत्मकथा के लेखक हो जाएंगे। द सिटी ऑफ गॉड के लेखक भी संत ऑगस्टाइन हैं। संत ऑगस्टाइन के जो शिष्य हैं वो एम्ब्रोस थे, यहाँ पे याद रखेंगे। आपसे पूछ ले एग्जाम में कि बताओ संत ऑगस्टाइन के शिष्य कौन थे? तो आप कहेंगे सर एम्ब्रोस हो जाएंगे। किसने कहा राजा ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये बात संत ऑगस्टाइन साहब ने कही थी कि भाई राजा जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। आप एक बात बताओ, अभी हमने आपको बताया था कि ये कथन किसका है कि राजा में शेर जैसा साहस और लोमड़ी जैसी चतुराई होनी चाहिए। ये कथन किसका था? ये मत किसका था? जल्दी से कमेंट में बता दो, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, और मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग सही से समझते हैं और सही से पढ़ते हुए चलते हैं कि नहीं चलते हैं, बताओ। ऑगस्टाइन का जो संत वो शिष्य था कौन सा था भाई बताओ? एम्ब्रोस साहब जो ऑगस्टाइन साहब के संत हो जाते हैं। किसने कहा राजा ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है? तो संत ऑगस्टाइन ने। राजा मनुष्य के पाप से मुक्ति दिलाने का साधन है। तो ये कथन संत ऑगस्टाइन साहब का है। इन सब कथन को आप अपनी कॉपी में अच्छे और एक बेहतरीन अंदाज में लिख लेंगे। ठीक है, चलिए पुनर्जागरण के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि इसका अर्थ होता है फिर से जागरण या पुनर्जन्म। ठीक है, और सामंतवाद के पतन के कारण जो है पुनर्जागरण हुआ था। कुछ फैक्ट जो हैं मैंने आपको पहले ही यहाँ से बता दिए थे। इटली में जो है सबसे पहली झलक देखी गई थी, और 1300 ईसा पूर्व में जो है इसकी झलक देखी गई थी। पुनर्जागरण काल की जो वैज्ञानिक पद्धति में सबसे ज़्यादा महत्व दिया था या योगदान दिया था, तो योग कोपरनिकस, केपलर, हार्वे इन सब ने दिया था। गैलीलियो के जन्म की बात करें तो 1564 ईसा पूर्व जो है गैलीलियो का जन्म काल हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से आपने सारी चीज़ों को समझा है, बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को पढ़ा भी है। दोस्तों अगर आपका एक माइनर या फिर मेजर सब्जेक्ट है फूड प्रोसेसिंग, है ना, फूड प्रोसेसिंग को मात्र एक वीडियो में हमने कंप्लीट किया था। पूरे एमसीक्यू क्वेश्चंस को धुआं कर दिया था इस वीडियो में। पूरी यूट्यूब पर बेस्ट देने का जो दावा है उस दावे के साथ हम बिल्कुल चल रहे हैं, और ये जो वीडियो है आप जरूर देख करके जाएं एग्जाम में, आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। साथ ही में हिंदी अनुवाद, या फिर अगर हिंदी आपका जो सब्जेक्ट है तो हिंदी अनुवाद, हिंदी साहित्य BF सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के बच्चों के लिए मात्र एक वीडियो में महामैराथन ला करके पूरी हिंदी को कंप्लीट कर दिया गया है। आप बताओ आप किस सब्जेक्ट की मैराथन देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बता दो। फिजिकल एजुकेशन योगा की भी 3 से 4 क्लासेस डली हुई हैं, आप जरूर देख लें। और बहुत जल्द, ठीक है, बहुत जल्द फिजिकल एजुकेशन योगा की मैराथन भी उपलब्ध कराएंगे। बिल्कुल परेशान ना हो, आपके एग्जाम से पहले आपको मिल जाएगी। ठीक,
और साथ ही मैं आपको बताना चाहें, जैसे आपके एग्ज़ाम हो जाएँ तो बिल्कुल जो आपका यूपी पैट है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, जितनी भी आपकी सरकारी नौकरी या प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी करते हैं, उन सब की तैयारी को एक बेहतर अंजाम देने के लिए, बेहतर धार देने के लिए जो है, एम विद शुभम सरकारी नौकरी पर वाला परिवार अपना एक और आ चुका है। इसको ज़रूर प्यार दें अपना, जितना प्यार आप बीएससी एम विद शुभम स्टडी प्लेटफ़ॉर्म से करते हैं। ठीक है? तो मैथ की इसमें क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। 4 से 5 क्लासेस अपलोड हैं। जाकर के देखें, एक क्लास में पूरे एक टॉपिक को कंप्लीट किया है। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन लगाने बैठना, आप किसी भी एग्ज़ाम के आप से निकल जाएँगे। ठीक है? ये वादा है मेरा। चलो वहाँ पे देखो और फिर सारी क्लासेस जो है धीरे-धीरे स्टार्ट कर देंगे। अभी मैं आपकी इन सब की तैयारी कराने में बिज़ी हूँ, इस वजह से वहाँ पे अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे ये सब से मैं फ्री होता हूँ तो वहाँ पे क्लासेस जो है रेगुलर चलेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब जरूर कर दें, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो। ठीक है? नेक्स्ट मैराथन है, किस सब्जेक्ट की देखना चाहते हैं और क्लास कैसी लगी वो भी आप बताओ। ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।